नमस्कार, मैं धीरेन आपका स्वागत करता हूँ स्पोर्टिंग बस के इस खास एपिसोड में। और आज के इस खास एपिसोड में जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और साथ ही भीम अवार्डी मनीष नरवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो आपकी कैसी रही इस खेल की शुरुआत? हमें जानने को मिला कि स्टार्टिंग में आपने फुटबॉल में आपका काफ़ी इंटरेस्ट था, करियर में जो आप आगे बढ़े वो शूटिंग की तरफ बढ़े, तो कैसी रही वो स्टार्टिंग आपकी? मेरी स्टार्टिंग एक जैसे कहते हैं कि नॉर्मल परिवार से, और जो कहते हैं कि नॉर्मल सा ही एथलीट था मैं उस टाइम पे। और खाली अपना फिज़िकल वर्कआउट करना, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए पापा से मोटिवेशन मिली है मुझे। और जैसे छोटे बच्चों को पापा लेके जाते हैं कि फ़िज़िकल वर्कआउट करवाते हैं ताकि बॉडी मेंटेन रहे, तो इस टाइप से पापा ही लेके जाते थे हम, मतलब तीनों भाई बहनों को उस टाइम पे। और जो है कि उन्होंने ही आगे बढ़ने की प्रेरणा भी उन्होंने दी। और 2016 में मतलब पापा ने बोले कि फ़ुटबॉल, मेरा मेन गेम तो वैसे फ़ुटबॉल था कि मैं फ़ुटबॉल में जाना चाहता था, और मुझे पसंद भी है वो, आज भी मेरा नंबर 1 पे वो है। और तो 2016 में पापा ने कहा कि बेटा उसमें कोई स्कोप है नहीं, आगे टीम इंडिया कुछ इतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, तो एक काम करते हैं हम, शूटिंग है, शूटिंग स्पोर्ट्स, और शूटिंग में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, और जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आगे जाओगे। तो इस टाइप से फिर हमारी स्टार्टिंग हुई। मेरे जो फर्स्ट कोच बने राकेश सिंह, वो मेरे फर्स्ट कोच बने, और यहाँ बल्लभगढ़ से स्टार्ट करी थी मैंने। तो 2016 से स्टार्ट करके फिर मतलब धीरे धीरे एक मोटिवेशन मिलती रही, मेडल्स आते रहे, मेहनत कंटिन्यू रखी, तो इस वजह से धीरे धीरे आगे बढ़े। और फुटबॉल और शूटिंग के साथ और भी कोई स्पोर्ट जो आप खेलते आ रहे हैं बचपन से? देखिए, मैंने स्पोर्ट्स तो मैंने काफ़ी सारे करे हैं, जैसे बैडमिंटन भी खेला है, टेबल टेनिस भी, और अपने पापा रेसलर थे तो फिर पापा रेसलिंग में भी कि यार रेसलिंग भी करनी आनी चाहिए। और थोड़ा सा बॉक्सिंग वगैरह भी स्टार्ट करी थी। तो स्पोर्ट्स काफ़ी सारे खेले थे, लेकिन प्रोफेशनल जो था मन में मेरे, वो था फुटबॉल। लेकिन उस टाइम पे फुटबॉल का कोई इतना अच्छा स्कोप ना होते हुए फिर पापा ने बोला कि शूटिंग की हम तरफ शूटिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है और आगे बढ़ने के चांसेस अच्छे हैं। तो फिर शूटिंग में दिल लगा के मेहनत करी। जब शूटिंग में गए तो फिर 110% मतलब शूटिंग को ही दिया फिर हमने। तो जैसे कि आपने बताया आपके फादर भी रेसलर थे, इसी के साथ हमें जब रिसर्च करी आपके बारे में तो हमें पता लगा कि आपकी जो फैमिली है उसमें ऑलरेडी 3 लोग आपके साथ शूटिंग की तरफ वो प्ले कर रहे हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे इंटरनेशनल प्लेयर हैं तीनों। तो मतलब आपको शुरू से ही फिर तो आपका एक सपना होगा ना कि यार स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है, क्योंकि जब आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, तो मतलब कैसे घर पे कैसे मोटिवेटेड रहते हैं आप लोग? देखिए सर, स्टार्टिंग में क्या था, 2016 में मैंने स्टार्ट की थी, तो छोटा भाई पापा ने उस टाइम पे कबड्डी में डाल रखा था। क्योंकि नरवाल क्या है कि मतलब हमारे जो गांव है, हमारा गांव नरवालों का गांव है, और वो कबड्डी के क्षेत्र में ही जाना जाता है। तो पापा ने कहा कि यार छोटे वाले को तो मैं मतलब कबड्डी में डालूंगा और एक अच्छा एथलीट बनाऊंगा। फिर जब उसके मतलब डेली इंजरीज आने लगी, कि क्या है कि कबड्डी जो गेम है ना, उसमें इंजरीज होना आम बात है जी। तो इंजरीज को देखते हुए पापा ने कहा कि यार ये गेम ना ठीक नहीं है। ऊपर से वो अच्छा प्लेयर तो था उस टाइम पे भी, और फिर पापा ने कहा कि यार नहीं यार, इंजरी में कभी इसकी हड्डी टूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो मेरे पीछे पीछे वो भी शूटिंग में डाल दिया। तो हम दोनों को देखते हुए फिर मतलब बहन भी शूटिंग में डाल दी। तो ऐसे करके पूरा परिवार ही मतलब धीरे धीरे शूटिंग में ही आ गया। और अब फ़िलहाल आज की डेट में मेरे से जो छोटी बहन है
वो एशियन एयर गन और मल्टी इंटरनेशनल के मेडल हैं उसके पास। एशियन एयर गन के भी गोल्ड मेडल है उसके पास। और जो छोटा भाई है शिवा नरवाल, उसके पास एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल है, जो कि ओलंपिक के बाद जो एशियन गेम्स होता है एक लेवल 2 का कंपटीशन है। तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल मेडल हैं उनके पास, नेशनल मेडल हैं, नेशनल रिकॉर्ड्स भी हैं उनके पास, मेरे से छोटे वालों के पास। तो काफ़ी अच्छा माहौल रहा, एक दूसरे से सीखा हमने, कभी मैं उनको सिखाता, कभी वो मुझे सिखाते। तो एक शूटिंग का माहौल बन गया परिवार में। और उस परिवार में क्या हुआ कि जब तीनों प्लेयर एक ही फील्ड के हों और कभी हम एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, कभी हम बाहर वालों से कर रहे हैं, तो ऐसे धीरे धीरे अपग्रेड होते चले गए। तो ऐसे ही वेपन्स भी अपग्रेड होते चले गए, हम भी मेंटलिटी भी स्ट्रॉन्ग होते चले गए। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम आगे बढ़े। जब आपने कोचिंग स्टार्ट करी शूटिंग की तो हमें पता लगा कि स्टार्टिंग में आप लेफ्टी हैं, बट आपको राइट हैंड जो पिस्टल होती है उससे अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी कुछ सालों तक। ये 2016 में क्या था कि उस टाइम पे राइट हैंड की पिस्टल नहीं होती थी और लेफ्ट हैंड की पिस्टल रहती थी। वो लेफ्ट हैंड की नहीं होती थी, राइट की रहती थी। तो उस टाइम पे मैं लेफ्टी था, और तो लेफ्ट की वेपन इंपोर्ट करवानी वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। और उस टाइम पे क्या था कि थोड़ी सी वेपन आने में भी टाइम लगा, और इस बीच में मतलब शूटिंग में राइट हैंड से करता रहा, मैं अपनी कंटिन्यू रखी मैंने। तो धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि फील्ड में घुसने के बाद पता चलता है कि मतलब वो कहते हैं ना समुंदर में घुसने के बाद पता चलता है कितना बड़ा। जी। तो ऐसे ही जैसे शूटिंग में हमने घुस तो गए, लेकिन बाद में पता चला कि यार एक्सपेंसिव बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं शूटिंग में और टेक्निकल बहुत है। ये चीज़ें धीरे धीरे सीखी। फिर कोच ने भी, हमारे जो कोच सर थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। और वो ये कि मेहनत करते हैं, मेहनत क्या कहते हैं कि मेहनत करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, जब मेहनत छोड़ दोगे तो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो आपके करियर में आपके फादर ने और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, बट उनके साथ आपका कोई रोल मॉडल जिनको आप फॉलो करते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैं अपने पापा को ही देखता हूँ कि वो आज भी इतनी मेहनत करते हैं, और छोटे भाई बहनों से भी सीखने को मिलता है कि मतलब वो आज भी मेहनत कर रहे हैं। तो वो मेरे से सीखते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। तो आपस में परिवार जब साथ चलता है ना किसी चीज़ में, परिवार एकजुट होके जब आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली रोल मॉडल भी आपस में रहते हैं। मतलब उनके रोल मॉडल आप हाँ, हैं, उनके, हाँ, इस टाइप से। तो 2020 में जब आपने अपना पहला गोल्ड जीता, देश को गोल्ड जितवाया, बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ओलंपिक में पहली बार में ही गोल्ड लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कैसा मोमेंट था वो आपके लिए, कैसा फील हो रहा था? देखिए सर, ये मतलब पहली बार जो था, मैं 10 मीटर एयर पिस्टल में खेला था। और 2020 जो ओलंपिक्स हैं, टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें मैंने जब पार्टिसिपेट किया था, वो पहला जो मेरा इवेंट था वो था 10 मीटर एयर पिस्टल, जिसमें मैंने क्वालिफिकेशन में फर्स्ट किया था। मैंने क्वालिफाई मैंने फर्स्ट रैंक पे किया था, और उसके बाद मैं 7th पे बाहर हो गया था। तो वो मेरे लिए काफ़ी मतलब हार्ट ब्रेक था उस टाइम पे, कि मैं अपने मेन इवेंट में मैं मतलब 7th पे बाहर हो गया था। और उस टाइम पे सिचुएशन काफ़ी मतलब हार्ड हो गई थी, क्रिटिकल जिसे बोलते हैं ना, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड। जिस इवेंट में मैं पिछले 4 साल से मतलब मेडल ले रहा हूँ, और गोल्ड आपका और वो भी मैक्सिमम जो मेरे थे वो गोल्ड गोल्ड ही ही थे। थे। और जिस भी मैं इंटरनेशनल में गया, मेरा एक इंटरनेशनल ऐसा नहीं था जिसमें मेरे 3 से 4 मेडल ना हों। मतलब पिछले 4 साल से मैं हर इवेंट में, हर टूर्नामेंट में 3 से 4 मेडल लेके आ रहा था मैं। और वहाँ पे मेरा जो है, मैं 7th पे बाहर हो जाता हूँ 2020 ओलंपिक्स में। जी। तो अपने आप को समझाया कि यार कोई नहीं, अभी एक चांस और है, 50 मीटर फ्री पिस्टल है। और अपने आप को समझाया, शांत रखा उस टाइम पे, परिवार से बात की,
रात नींद भी नहीं आती थी, मतलब 2 दिन मुझे नींद ही नहीं आई थी सही से बताऊं तो मैं। और टीममेट्स जो थे वहाँ पे, मेरे कोच थे, उन्होंने समझाया कि यार इतना, अभी क्या है, अभी सिचुएशन ये है कि अभी हमारे पास 3 से 4 दिन है, और उन 3 से 4 दिन में अगर हम इसी गम में डूबे रहेंगे तो हम आने वाला जो मैच होगा उसको भी हम उस पे खराब भी कर लेंगे, इफेक्ट पड़ेगा बहुत। वो उस पर भी इफ़ेक्ट करेगा। और मैं, वो कहते हैं ना कि मतलब पहले ही आप मतलब टूटे हुए हो तो फिर आगे मैच खेलने का फ़ायदा नहीं है ना। तो अपने आप को मजबूत बनाना था, तो उस टाइम पे परिवार से बात की, कोचेस से बात की, सब ने मोटिवेशन दी उस टाइम पे। सब परिवार एक साथ खड़ा हुआ था, कभी छोटे भाई भी सिखा रहा था, कभी छोटी बहन भी सिखा रही थी कि यार कोई नहीं, हो गया जो हो गया, अब हमारे पास जो हाथ में है उसके ऊपर हम पूरा फोकस रहें और पूरी जान लगा दें उस पे, उस मैच पे। तो ऐसे करके फिर मुझे लगा टाइम थोड़ा सा वहाँ से निकलने के लिए। निकलने के बाद फिर अपने आप को दोबारा खड़ा किया, उस तैयारी ऐसी रखी। वहाँ पे 4 दिन थे मेरे पास, 5वें दिन में मैच था 50 मीटर का। तैयारी ऐसी रखी कि जो गलती मैंने पहले की है, जो 10 मीटर में मैंने मिस्टेक की है, वो नहीं होनी चाहिए बस, चाहे मेरा मेडल आए या ना आए, जो भी रहे। ये कि मेहनत हर कोई करके जाता है वहाँ पे, ओलंपिक्स है तो मेन क्रीम ही जाती है वहाँ पे पूरे वर्ल्ड की। और तो मेहनत के साथ में वो कहते हैं ना कि आशीर्वाद का बहुत रोल होता है, तो उस टाइम पे आशीर्वाद का काफ़ी रोल रहा। दुआएं काम आती हैं पूरे दुआएं देश की। काम आती हैं जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई दुआ कर लो, अब तो भगवान करेगा जो करेगा। तो इसी तरीके से मतलब मैंने तो सरेंडर कर दिया था कि भगवान मैंने इतनी मेहनत की है और इतने सालों तक मेहनत की है, उसके बाद भी अगर रिजल्ट कुछ नहीं मिलता तो कोई नहीं, लेकिन मैं जो ये मेरी गलतियां हैं ये नहीं करूँगा, मैं उनको रिपीट नहीं करना है। वो रिपीट नहीं करूँगा मैं। उसके बाद रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैंने ये बोला। और मैं जैसे मतलब अपने भगवान से हाथ जोड़ के, और परिवार ने भी मतलब साथ दिया। और तो सेकंड मैच जो मेरा 50 मीटर का हुआ, उसमें क्वालिफिकेशन में जैसे 6-7 रैंक थी मेरी, और फिर फाइनल में लास्ट जो फाइनल्स होते हैं उसमें गोल्ड मेडल आया। तो मैं काफ़ी अपने प्रोसेस के ऊपर था उस टाइम पे, टेक्निकल जो प्रोसेस होती है ना शूटिंग की, तो मैं काफ़ी उसमें था। तो मेडल, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं इतना घुस गया था उस चीज़ में। मेडल लेते टाइम पे मैं अपनी प्रोसेस को रिपीट कर रहा था, हालांकि मैच हो गया था फाइनल, मतलब फाइनल हो गया था, गोल्ड मिल गया था। तो मैं जब मेडल पहन रहा था तो भी मैं अपनी प्रोसेस को याद रख रहा था, और ना मैं हंस रहा था ना मैं मतलब कुछ कर रहा था। और पीछे से सर आवाज़ देते हैं, बस साले अब तो हंस ले, अब तो गोल्ड ले लिया, अब इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो मैं कहने लगा कि अच्छा जी मैं तो निकल ही नहीं पा रहा था। तो जैसे उन्होंने बोला ना कि अब साले अब तो हंस ले, तो फिर जब जाके मैं हंसा वहाँ पे, फिर मैंने थोड़ा सा मेडल को एंजॉय किया वहाँ पे। नहीं तो उससे पहले तो बस मैं अपनी प्रोसेस में खो गया था वहाँ पे। मैंने कहा था ये गलतियाँ जो शायद अगला चांस मिले या ना मिले। अब ओलंपिक्स है, 4 साल में एक बार होता है, तो अगर मैं 2020 में वो मिस्टेक करता, शायद अगला चांस मुझे 2024 में मिलता। तो इस वजह से मैं कि यार ये 4 साल वेस्ट नहीं करने, जो मेरी मिस्टेक हुई है, ये अगला टूर्नामेंट है, इसमें पूरी जान लगानी है। तो पूरी जान लगाई, भगवान की दुआ थी, भगवान का आशीर्वाद था, लोगों की दुआ थी, जिस वजह से मेडल आ पाया। जी। और इसके बाद फिर जब हम 2024 पेरिस ओलंपिक की बात करें तो मतलब आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स है ना, उसमें हम देखते हैं कि सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है। आप जहाँ कॉम्पिटिट करते हैं गोल्ड आता है। तो मतलब देश को, आपकी फैमिली को सबसे एक यही अपेक्षा रहती है कि अगर आप कहीं मैच में कॉम्पिटिट कर रहे हैं तो गोल्ड तो पक्का है। ठीक है, तो वही अपेक्षाएं 2024 में भी थी। हाँ, कि गोल्ड आएगा, बैक टू बैक गोल्ड आएगा, एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे आप। बट सिल्वर आया। हाँ, ठीक है, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी बैक टू बैक लाने के लिए, बैक टू बैक मेडल आए देश के लिए। बट वहाँ पे कहाँ पे चूक हुई कि बैक टू बैक गोल्ड मेडल नहीं आ पाए?
क्या रहा कि कहते ना कि जब स्टार्टिंग करते ना तो किसी चीज़ का प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है। जब आपके पीछे खोने के लिए कुछ ना हो तो आपको पता है कि यार पूरी जान लगानी है अब। लेकिन एक मेंटली प्रेशर था मेरे पास 2024 ओलंपिक्स में। पीयर प्रेशर हो गया था। हाँ, वो प्रेशर था कि मतलब अपनी टीम को, अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, और गोल्ड, पिछली बार गोल्ड आया था तो अब की बार भी गोल्ड ही लेना है। गोल्ड ही लेना। तो ये मेंटली प्रेशर कहीं ना कहीं दिमाग में बैक ऑफ माइंड था। हालांकि जब मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था तो ये चीज़ें नहीं थी दिमाग में, और एक टाइम के लिए मैं गोल्ड पे ही चल रहा था। जब मेरे फाइनल्स उठा के देखोगे ना अब, तो मैं गोल्ड रैंक पे ही चल रहा था। लेकिन वो माइनर सी एक मिस्टेक होती है फाइनल्स के दौरान, जिससे कि मेरा शॉट जो है वो अप के बजाय डाउन चला जाता है। तो डाउन होते ही मैं मतलब गोल्ड से सिल्वर पे आ जाता हूँ। और जो कोरियन जो प्लेयर थे वो उस टाइम पे 10-8 10-7 इस टाइप से मतलब वो लीड ले जाते हैं अच्छी खासी। तो मैंने देख लिया था, मतलब स्क्रीन पे कैलकुलेट कर लिया था उस टाइम पे कि अगर मैं दोनों शॉट में हाईएस्ट भी मारता हूँ तो भी मतलब मुश्किल है मतलब गोल्ड पे आना, क्योंकि लीड अच्छी खासी बन गई थी। मेरा एक शॉट डाउन चला गया था और कोरियन प्लेयर थे उन्होंने अच्छा मतलब वहाँ पे लीड ले ली। तो फिर मैं हंसने लग गया था उस टाइम पे। मैं कि यार मैंने पूरी जान लगाई थी, पूरी जान लगाने के बाद भी मतलब एक शॉट बाहर चला गया। और शूटिंग में क्या है कि ना माइनर से मिस्टेक आपको ना मतलब मेडल से बाहर ही निकाल देती है। निकाल देते हैं। कहाँ आप मेडल की लिस्ट में होते हो मतलब टॉप 3 में, और माइनर सी मिस्टेक हुई और आप सीधा बाहर। तो वो माइनर सी मिस्टेक मतलब उस टाइम पे हुई मेरी। हालांकि टेक्निकल कोई फॉल्ट नहीं था, बस वही था कि वो जो प्रेशर था ना, उस प्रेशर में एक मेंटली प्रेशर ये भी था अपने आप को कि यार वहाँ पे स्टैंड करना और गोल्ड लेकर आना, पिछली बार भी लेकर आया था, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में ये चल रहा था। तो ये हुआ, बाकी सिल्वर भी ठीक है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिल्वर। हाँ, सिल्वर बड़ी अचीवमेंट है। ये है कि मतलब मेडल होना चाहिए, क्योंकि आप मेडल के लिए ही जा रहे हो, कलर जो भी हो। क्योंकि मेहनत देखो, हम अकेले इंसान नहीं हैं जो हम मेहनत करते हैं, पूरा वर्ल्ड मेहनत करता है, और वो वर्ल्ड जो है वो वहाँ पे गोल्ड के लिए ही आ रहा गोल्ड के लिए ही आता है, वो सिल्वर या ब्रॉन्ज के लिए नहीं आ रहा। बाकी जो भगवान की इच्छा थी है, वही हो। वही होता है। और हमारा काम है मेहनत करना, दिल लगा के मेहनत करना। और परिवार का भी यही था उस टाइम पे कि कोई नहीं, गोल्ड नहीं आया लेकिन सिल्वर था, मेडल है, मेडल के लिए ही जा रहे हैं सब। तो भगवान की दया से वो भी अच्छा हुआ मैच। फिर जैसे हम देखते हैं ना कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद, ओलंपिक से मेडल जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलते हैं सभी एथलीट से, तो आप जब उनसे मिले तो वो कैसा मोमेंट था आपके लिए, कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, मैं पीएम सर से काफ़ी बार मिल चुका हूँ, और काफ़ी बार मैं उनसे, जितनी बार भी मैं मिलता हूँ उनसे एक मोटिवेशन ही मिलती है कि वो पीएम हैं और उनके पास इतने सारे काम होते हैं, उसके बावजूद भी वो स्पोर्ट्समैन से इंडिविजुअल फ़ोन पे बात करना, ओलंपिक का मेडल आता है, आने के तुरंत बाद ही उनका मतलब कॉल आ जाता है, और वहीं पे होते हैं प्लेयर। जैसे मैं टोक्यो 2020 की बताऊं, मैं मेडल लेके मैं बस बाहर निकला ही था, इतनी देर में मतलब पीएम सर का फ़ोन आ जाता है कि बेटा आप कैसे हो, बहुत ही अच्छा रहा, आपने देश को मेडल दिलाया, आपका हम स्वागत के लिए मतलब उत्सुक हैं, और जैसे ही आप आओगे तो परिवार भी पूरा मतलब हर्ष और उल्लास से मतलब भरा हुआ है, मतलब सब खुश हैं, पूरा देश खुश है, आपने देश को मेडल दिलाया। तो ये जो बातें होती हैं ना, हालांकि उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन उस टाइम से भी मतलब ये टाइम निकाल के अपने एथलीट जो ओलंपिक्स में गए हैं, जाने से पहले उनको मोटिवेट करना और मेडल जीतने के बाद मोटिवेट करना, ये काबिल तारीफ़ है। ये तारीफ़ इसलिए है क्योंकि
एक हमारे ही पीएम ऐसे हैं, वरना अगर मैं मेरे जो वर्ल्ड के मैं मतलब इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं वो कहते हैं यार ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पीएम तो बात ही नहीं करते। बहुत बहुत देश ऐसे हैं, जो बहुत कंट्रियां ऐसी हैं जिनमें जो उनके पीएम होते हैं वो मेडल जीतने के बाद भी बात नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पीएम ऐसे हैं कि जाने से पहले भी मोटिवेट करते हैं, मेडल जीतने के बाद भी, आने के बाद में बहुत बड़ा मतलब कार्यक्रम होता है, सेलिब्रेशन होता है और सभी मतलब मिल के सेलिब्रेट करते हैं। तो ये काबिल तारीफ है। और इसी के साथ जब आपको अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड और भीम अवार्ड मिले तो प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिला आपको। हाँ जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, उसको शेयर कीजिए। वो काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि अलग ही एक्सपीरियंस है अपने आप में। जब हम वहाँ पे होते हैं और जब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि यार हम ये अवार्ड लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, उससे ऊपर खेल की दुनिया में कोई अवार्ड नहीं है। जब आप उसको लेने जाते हो, जब पता चलता है आपको यार मतलब जितनी मेहनत करी तूने, आज थोड़ा सा आज वो टाइम आ गया कि वो अचीवमेंट के साथ में एक अवार्ड भी है, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है उस टाइम पे। मैं पापा को लेके गया था तो हम दोनों काफ़ी खुश थे उस टाइम पे। हम देखते हैं कि एक सभी एथलीट्स की एक अलग प्रोसेस होता है अपने खेल के प्रति, वो प्रैक्टिस करते हैं, उनका एक अलग शेड्यूल होता है। तो एक नॉर्मल एथलीट और एक पैरा एथलीट में मतलब कितना डिफरेंस होता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी फोकस होती है उनसे और अलग होती है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक नॉर्मल एथलीट और एक पैरा एथलीट में क्या अंतर होता है। नॉर्मल एथलीट को कॉम्पीट करने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाना, अपने दिमाग को, अब मेंटली, फिजिकली और मेंटली, ये दो चीज़ें हैं। लेकिन एक पैरा एथलीट जो होता है उसको अपने उसके शरीर के अंग में एक डिफेक्ट है, जिसको मतलब ये कह लो कि आप स्पेशल एबिलिटी भी लगा सकते हो आप। उसको अपने शरीर के साथ अपने शरीर को उठाना भी है और उससे मेहनत भी करवानी है और फिर मेंटली भी ज़्यादा प्रिपेयर होना। मैं ये सोचता हूँ, मैंने जितने भी पैरा एथलीट के साथ मैं रहा हूँ, मैं खुद भी एक पैरा एथलीट हूँ, मैंने ओलंपिक्स भी देखे हैं, पैरा ओलंपिक्स जो होते हैं, मैंने व्हील चेयर पे भी प्लेयर देखे हैं। और यकीन मानोगे कि जब मैं पैरा ओलंपिक्स में वहाँ पे ना, जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच होता था, जब हम वहाँ पे बैठ के एक टेबल पे जब हम खाना खाते थे तो वहाँ पे ना कई सारे एथलीट ऐसे होते थे जिनके हाथ नहीं है, वो पैर से खाना खाते थे। पैर से रोटी तोड़ी और फिर मतलब मुंह तक लेके आ रहे हैं, फिर वो खा रहे हैं। जब हमने ये चीज़ें देखी ना, मैं कह रहा था मैं कि यार साला हम तो पैरा में ही नहीं है। क्योंकि असली पैरा वो है जो मेंटली इतना स्ट्रांग हो चुका है कि यार अपना शरीर, अपना जो अपनी बॉडी को भी चलाना है, अपनी बॉडी को भी चलाना है, अपने मेंटली प्रिपेयर होना। मेंटली प्रिपेयर मैं ये मानता हूँ कि एक नॉर्मल एथलीट से पैरा एथलीट ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होता है, क्योंकि वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है उस टाइम पे। और जो है कि एक नॉर्मल एथलीट, अच्छी बात है नॉर्मल एथलीट भी होते हैं और नॉर्मल एथलीट मेरे भाई बहन भी हैं, लेकिन एक पैरा एथलीट को हम कहें कि एक स्पेशल मतलब हर चीज़ में मतलब स्पेशल फोर्स या पावर लगानी पड़ती है उसे। इसी के साथ अब जो गेम शूटिंग आप खेलते हैं उसमें फोकस रहना पड़ता है, अपने आप को शांत रखना पड़ता है। कैसे रखते हैं आप अपने आप को हमेशा शांत? देखिए जब मैं इस गेम में आया था, जब मैं बिल्कुल शांत नहीं था, और क्योंकि मैं इस गेम से आया था, जैसे मतलब पापा ने बताया रेसलिंग और अपनी रनिंग, एथलेटिक्स और अपनी फुटबॉल, जी तो ये एग्रेसिव गेम है। जी ये जितने भी गेम हैं, जैसे अपनी बॉक्सिंग होगी, ये भी एग्रेसिव गेम में आते हैं कि थोड़ा सा किसी ने पंच मारा या फिर थोड़ा सा भी हर्ट हुआ तो उसका, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा फोर्स करा तो इक्वल फोर्स उसको लगाना पड़ता है। तो इसी टाइप से थोड़ा सा भी मतलब
दिमाग पे आया कि यार नहीं यार इसने तो मार दिया, तो फिर हमें दोबारा एग्रेसिवनेस अंदर से आती है फिर वो। तो शूटिंग ऐसा गेम है कि भले ही शॉट बाहर चला जाए लेकिन अपने आप को उस टाइम पे काम रखना पड़ता है और शांत रखना पड़ता है। मतलब जितना आप शांत होगे उस टाइम पे उतना ही आप आगे तक खेल पाओगे। तो इसके लिए मतलब मेंटली प्रिपरेशन होती है, अपनी योगा भी होती है और मेडिटेशन होती हैं, मेंटली क्लासेस ली जाती हैं, जो साइकोलॉजिस्ट के जो हमारे जो टीम स्टाफ है उनमें मतलब साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, और वो उनका स्पेशल काम यही होता है कि बंदा कितना भी उसके टॉलरेंस को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, वो उसकी सहन शक्तियाँ बढ़ती हैं धीरे धीरे। और मेरी टीम जो है, मेरे साथ में जो टीम है वो यही काम करती है। और साथ में सुबह जैसे सुबह उठ के योगा, अपने आप को ना थोड़ा सा अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें, सुबह उठ के योगा मेडिटेशन ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो जैसे तराटक भी होता है, मैं उस टाइम पे मैंने काफ़ी तराटक भी किया। अपने आप को शांत रखने की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अपने आप को शांत रखने के लिए मतलब मेडिटेशन करनी पड़ती है। ये धीरे धीरे जब आप गेम में जाओगे और अपने आप को समझोगे तो आप शांत हो जाओगे उस टाइम पे और अपने काम के प्रति फोकस्ड हो जाओगे। हम प्रेशर में खेलते हुए भी हमें इतना शांत रहना पड़ता है कि कोई नहीं, बाहर भी चले जाते हैं शॉट, कोई नहीं हो जाता है, लेकिन अपने आप को मेंटली उस चीज़ पे दोबारा लेके आना। ऐसे कहते हैं कि चोर पुलिस का गेम देखा होगा आपने, चोर का काम होता है भागने का, पुलिस का काम होता है पकड़ के रखने का। तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही है, हमारा दिमाग कभी परिवार पे चला जाता है, कभी यार मेंटली ज़्यादा प्रेशर हो रहा है चलो बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। तो दिमाग का काम है वो बाहर जाता रहता है, लेकिन हमारा काम है, हम पुलिस हैं, हमारा काम है उसको वापसी लेके आना, उससे काम करवाना कि यार कोई नहीं चलेंगे, वो भी देखेंगे 1 घंटे बाद, लेकिन अभी जो है इस काम पे हम आए हैं, इसके ऊपर 110% देना। तो इस टाइप से मतलब मेंटली प्रिपरेशन हमारी ये होती है जी। तो जो क्या था कि जितने भी एथलीट्स हैं हमारे हरियाणा और इंडिया के, जो अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या ऐसा मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे जो उनको ऊपर वो काम करें और फोकस रहें और आगे आने वाले टाइम में आपकी तरह वो भी देश का नाम आगे बढ़ाएं? देखिए अपना इंडिया जो है ना वो किसी की राय लेने में ज़्यादा इच्छुक तो है नहीं, ठीक है, लेकिन जिस भी फील्ड में है प्लेयर एथलीट जो हैं, और आप जिस भी फील्ड में हो अपने आप से सीखना होता है, अपने आप को समझना होता है। जैसे हमारा गेम जो है ना, हमारा गेम इंडिविजुअल गेम है और अपने आप से सीखना है, अपनी गलतियों से सीखना है कि अपनी गलतियों को सुधारें और अपने आप पे काम करें, बिलीव रखें अपने आप पे। और जब आप अपनी गलतियों को सुधारने में बैठते हो तो आपको अपने से बेहतर कोई नहीं जानता। सबको पता होता है अपने मिस्टेक के बारे में, सबको पता है कि मैं कैसा हूँ। अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ो, अपने आप पे बिलीव रखो। और कहते हैं एक वर्ड है मेरे याद थोड़ा थोड़ा आ रहा है वो, कि मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, उसमें एक नॉलेज, अपने आप पे भरोसा और दिल लगा के मेहनत, जब ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं ना तो मेरा मानना है कि वो सक्सेस की तरफ, चाहे वो सक्सेस ना भी हो लेकिन वो उसको एक संतुष्टि रहती है कि अब मैंने अपनी तरफ से 100% दिया। इंसान को अगर संतुष्टि आ जाए ना कि मैंने अपनी तरफ से मुझे 110% देना है, तो वो डेफिनेटली सक्सेस हो जाता है। वो बाहर दुनिया की नज़र में ना भी हो लेकिन अपनी नज़र में वो 100% सक्सेस हो जाता है। आज नहीं तो कल रिजल्ट आज अच्छा नहीं, आएगा ही आएगा। हाँ, वो मेहनत करने वालों के पीछे तो भगवान भी है। जी। चाहे जिसने दिल लगा के मेहनत की है ना उसका भगवान ने भी साथ दिया है। और मेहनत इतनी करो कि भगवान भी यूँ कहेगा फिर बोल क्या चाहिए,
अभी ले तू ख़त्म कर, मेरा पीछा छोड़। तो इसीलिए कि अपनी मेहनत करो और दिल लगा के करो, अपने आप पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते जाओ। जी। तो जैसे कि लॉस एंजल ओलंपिक नेक्स्ट 2028 आने वाला है। 2028 LA ओलंपिक्स हैं। जी। तो और इसके लिए कैसी प्रिपरेशन है आपकी? क्या फिर से गोल्ड आने वाला है इंडिया में? देखिए मैं ज़्यादा लंबे नहीं सोचता, कभी भी नहीं सोचता मैं। मेरे कोच जो है ना वो भी ये कहते हैं, यार इतनी तुझे बताया था मैंने कि मतलब वहाँ पे मैच है, मैं नहीं सोचता। हाँ, मैच से भी एक दिन पहले फ़ोन आ जाता है मेरे पास, तो यार वहाँ पे मैच था, आया नहीं? मैं सर मैं मेरे याद नहीं रहा, मैं अभी आता हूँ। तो ज़्यादा लंबी नहीं सोचता मैं, लेकिन हाँ अपनी तरफ से 100% दूंगा मैं वहाँ पे और पूरी दिल लगा के मेहनत करूँगा। रिजल्ट जो भी हो, वो कहते हैं ना कि अपनी नज़र में ये गिल्ट नहीं आना चाहिए कि यार तू ऐसा कर लेता, थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो शायद मेडल आ जाता। नहीं, ये गिल्ट सबसे वर्स्ट होता है एक एथलीट के लिए, या फिर जिस भी फील्ड में हो आप, कि यार थोड़ी सी मेहनत और कर लेता। ये गिल्ट नहीं रखना बस मुझे, जी। और अपनी तरफ से जान लगा देनी है। बहुत 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 अच्छी तरह आपने समझाया। तो सर, जो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट की पहल है स्पोर्टिंग बस शो, और हमारे जो मीडिया डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं और डिपार्टमेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, आप जो ये काम कर रहे हो, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि आप हर एक एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। और जैसे हम एथलीट इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल में, आप एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, कि जिससे कि आने वाली जो यूथ है हमारे यूथ मोटिवेट हों, वो किसी दूसरी फील्ड में, नशे की फील्ड में या फिर मतलब इधर उधर ना जाके उनको एक प्रॉपर एक वे मिले, एक रास्ता बना रहे हो आप। मीडिया का काम होता है कि एक मतलब न्यूज़ देना, मेरे हिसाब से कि मतलब एक न्यूज़ देना, और उस न्यूज़ में भी आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, एक एथलीट को लेके आए हो या फिर अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ को आप जो लेके आते हो, तो इससे डेफिनेटली जो हमारा यूथ है वो उसको एक रास्ता मिलता है। उस रास्ते पे आगे चल के वो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, और आने वाले टाइम में इंडिया चाहे जिस भी फील्ड में हो, इंडिया आगे बढ़ेगा। तो मेन आपका काम जो है, मुझे जो लग रहा है कि आप एक रास्ता बना रहे हो आप आने वाली पीढ़ी के लिए, और ये काफ़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि जब तक रास्ता ही नहीं पता होगा तो जाएंगे कहाँ। जी। तो मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे रास्ता बनाते जाओ, हमारे जो यूथ हैं वो उस रास्ते पर चलें, आगे बढ़ें, इंडिया का नाम रोशन करें, अपना करें, अपने परिवार का करें, अपने देश का करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे साथ Thank you. जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थे मनीष जी आज के इस खास एपिसोड में। ऐसे ही और अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी से हम आपको मिलवाते रहेंगे, और आप बने रहिए वैमसी संचार के साथ, देखते रहिए स्पोर्टिंग बस। जल्द होगी मुलाकात आपके साथ। धन्यवाद।